साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हमारे देश में इस कोरोना महामारी की वजह से जो भयावह परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उन्हें देखकर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके मन में मानवता का वास है, जो मानवीय मूल्यों और मानवीय गरिमा को पसंद करता है, उसकी प्रशंसा करता है, वो व्यक्ति खून के आंसू रोए बगैर नहीं रह सकता। इतनी भयावह परिस्थितियां कि रोड के ऊपर दूध गिरा हुआ है, कुत्ते भी पी रहे हैं, आदमी भी पी रहा है। कोई ट्रक वाला है, वो देश की राजधानी के अंदर गले सड़े केले फेंक देता है। वहाँ जो प्रवासी मजदूर हैं, वो उन केलों को उठाकर खाते हैं। उनसे पूछा जाता तो वो कहते हैं कि कोरोना से तो पता नहीं मरेंगे कि नहीं मरेंगे, लेकिन भूख से ज़रूर मर जाएंगे। तो ऐसी भयावह परिस्थितियाँ आज हमारे देश में उत्पन्न हो गई हैं। आप दिल्ली की स्थिति देखेंगे, सूरत की देख लीजिए, मुंबई की आप स्थिति देख लीजिए। लाखों लाखों मजदूर, प्रवासी, श्रमिक, उनकी स्थिति, जिस तरह की दयनीय स्थिति है, शायद ही दुनिया के किसी भाग में ऐसी बुरी स्थितियां हों। इस सारी परिस्थिति के लिए जो आज देश में पैदा हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? वर्तमान परिस्थिति की बात कर रहा हूं मैं। वर्तमान परिस्थिति के लिए या तो देश का जो अमीर तबका है, अभिजात वर्ग है, जो विदेशों से भी इस महामारी को ले आया है, वायरस को ले आया है, या तो जिम्मेवार है, और या फिर जिम्मेवार है सरकार। जिम्मेवार है कि सरकार ने समय रहते उन लोगों का जो हवाई जहाज से उनको ले आया गया, क्योंकि गरीबों को नहीं लिया जाता, अमीरों को ही लिया जाता है। तो अमीरों को ले आया गया तो वहाँ न उनको क्वारंटीन किया गया, न उनको आइसोलेशन में रखा गया, अच्छे ढंग से उनकी जांच नहीं की गई। वो आए और जब समुदाय के साथ वो मिले, इनका इंटरेक्शन हुआ, तो खुद संक्रमित थे, और इस तरह से हमारे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल गया। तो दोषी कौन हुए? या तो सरकार और या उस अभिजात वर्ग के लोग। और मार कौन सह रहे हैं? देश के 75% जनता। इस देश का मजदूर, किसान, समाज को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले श्रमिक, ये सारे के सारे उस मार को झेल रहे हैं। आप मुंबई का दृश्य देखिए, एक एक कमरा है 8 बाई 10 का, उसके अंदर 12-12, 14-14 मजदूर रह रहे हैं। इसी तरह देश में आप देखोगे करोड़ों करोड़ों लोग जो झुंगी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनकी भी यही स्थिति है। उनको उपदेश दिए जाते हैं कि आप अपने घरों के अंदर रहें। घर हो तो घरों के अंदर रहें, आप और हम तो घरों के अंदर रह सकते हैं, वो घर उनके घर ही नहीं है तो अंदर कैसे रहेंगे? ये बेमतलब के उपदेश हुए। खाने के लिए रोटी नहीं है, रोजगार उनका छिन ही चुका है। उनके पास जो उनकी झुंगी झोपड़ी हैं या उनके कमरे हैं, वो तो ऐसे थे कि सारा दिन काम किया और काम करके रात ने अपनी उस झुंगी झोपड़ी या गंदे मैले कुचैले कमरे के अंदर पड़ गए, नींद आ गई, सुबह उठ के फिर अपने काम पर चले गए। तो ऐसे लोगों को बार बार सरकार उपदेश दे रही है, और यदि वो लोग रोटी के लिए भूख की तड़प में बाहर निकलते हैं, तो इस देश की पुलिस उनको डंडे मारती है, उनकी निर्मम तरीके से पिटाई करती है। ये सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया या आपकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें भी सारी चीज़ें हम ये देख चुके हैं। तो देश की परिस्थिति आप स्वयं देखिए। हमारे देश में लगभग 45 करोड़ वर्कफोर्स है, और इसमें से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में लगभग 93%, जो 42 करोड़ के आसपास बैठती वो है। कहने का मतलब ये है कि 40 करोड़ मजदूरों की बहुत ही बुरी आज स्थिति हो चुकी है। तो इतनी बुरी स्थिति
40 करोड़ मजदूरों का मतलब क्या, उनके परिवार हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। यदि हम इसका सही ढंग से आकलन करें, आज हमारे देश की जनसंख्या 139 करोड़ है, यानी 1 अरब 39 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या है। और इसमें से 100 करोड़ की आबादी बहुत बुरी परिस्थितियों में रह रही है। ये है आपका देश। आज इस देश को 72-73 साल आज़ाद हुए हो गए हैं, और आज़ादी के 72-73 साल के बाद आप इस देश की स्थितियां देखिए कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। आगे आगे अब गर्मी आएगी, पानी की किल्लत होगी, और गर्मी के अंदर तो उस जो पॉलीथीन की बनी हुई झुंगी झोपड़ी है, उसमें कौन व्यक्ति कैसे रह सकता है? कैसे आप उसको डंडा लेके ये कहेंगे कि आप अंदर रहिए? तो ये जो एक कुल मिला के आप देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि ये सरकार, ये जो मैं 100 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं, इनके प्रति इन सरकारों की कोई संवेदनशीलता नहीं है, कोई इनकी कंसर्न नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे इस बहुतायतावादी को ये देश का अपना हिस्सा ही नहीं मानते। वरना क्या बात है कि गुजरात के कुछ मध्यम वर्ग के लोग, अभिजात वर्ग के लोग और उत्तराखंड के अंदर फंस गए थे। उनके लिए हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने तुरंत बसेस का इंतज़ाम किया और उनको गुजरात भेज दिया गया। क्या इनको नहीं भेजा जा सकता था? इनके लिए सिर्फ 3-4 दिन स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती थी, इनको आराम से वहाँ भेजा जा सकता था, कोई इसमें ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब क्या ये आइसोलेशन में रह रहे हैं? ये रह ही नहीं सकते आइसोलेशन में। आइसोलेशन में ये मानिए आप जो सामाजिक दूरी की जो बात कर रहे हैं, उसमें तो वही व्यक्ति रह सकते हैं जिनके अपने ठीक ठाक घर हैं और जिनके घरों के अंदर सारी सुविधाएं हैं। इनके घर ही नहीं है, इनकी कोई सुविधाएं नहीं है, तो ये कैसे रहेंगे? ये तो खाम खाई के उपदेश देने वाली बात है, ये फिजिबल है ही नहीं ये सारी चीजें। तो ऐसे ये बेचारे जो गरीब लोग हैं इस देश के, इनकी ये दशा है। हम थोड़ा इतिहास में जाते हैं। देश की आज़ादी का आंदोलन चला, जो राष्ट्रीय मुक्ति का आंदोलन था, उसके अंदर कई धाराएं थी। एक धारा क्रांतिकारियों की थी, एक धारा कांग्रेस की थी, कांग्रेस में भी एक धारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी, और एक धारा अंबेडकर की थी, और एक धारा एक पुरातन पंथी लोगों की थी जो अंग्रेजों के साथ जिनकी हमदर्दी थी, इस तरह के लोगों की थी। तो उस आज़ादी आंदोलन में हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से सोचकर देश को आज़ाद कराने के लिए लगा हुआ था कि ऐसे समाज का निर्माण हो। और इसमें मैं क्रांतिकारी आज धारा की आपके सामने बात करूंगा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं शहीद आजम भगत सिंह और उनके जो साथी। उनका क्या दर्शन था, वो कैसा हिंदुस्तान चाहते थे, क्या ये आज़ादी मिली, उनके विचारों की आज़ादी मिली, थोड़ा हम इस पर प्रकाश डालेंगे। साथियों, 1926 के अंदर नौजवान भारत सभा बनी और उसका जो लाहौर घोषणा पत्र था, उसमें शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों भगवती चरण वोरा जैसे जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने नौजवान भारत सभा का जो गठन किया, उसके मैनिफेस्टो में स्पष्ट उन्होंने लिखा कि हम एक ऐसा शासन चाहते हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण न करे और एक देश दूसरे देश का शोषण न करे। कहने का मतलब शोषण मुक्त समाज के लिए हम अपना संघर्ष जारी किए हुए हैं, और ऐसा हम भारत चाहते हैं जिसमें बिल्कुल भी शोषण नहीं हो, और वो जो समाज हो वो शोषणहीन, वर्ग विहीन, समता मूलक समाज हो। हर व्यक्ति को उसके हक और अधिकार मिले। जो व्यक्ति श्रम करता है उसको उसकी श्रम की कीमत मिले, एक गरिमापूर्ण जीवन जिए। हर एक को रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन के साधन, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये इस देश में हर नागरिक की पूरी हो। ये विचार था
शहीद आजम भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों का। वो चाहते थे कि ये देश आजाद हो, अंग्रेज यहां से जाएं, लेकिन साथ में ये भी चाहते थे कि अंग्रेज तो यहां से जाएं, लेकिन इस देश की जो बागडोर है यहाँ की मेहनतकश जनता के हाथ में आए। यहाँ का जो श्रमिक वर्ग है, मजदूर है, किसान है, और जो समाज को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाला तबका है, उसके हाथ में इस देश की बागडोर आए। वो कहा करते कि यदि ये देश आजाद हुआ और यहाँ गोरी बुराई चली गई और उस गोरी बुराई का स्थान यहाँ की काली बुराई ने ले लिया, तो जो आम व्यक्ति है उसके जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। काली बुराई से उनका क्या मतलब था? जो सामंती लोग हैं, राजे रजवाड़े हैं, या ये कहिए बड़े बड़े जमींदार हैं, या पूंजीपति हैं, तो इनका जो गठजोड़ है पूंजीपतियों का और जमींदारों का, धनाढ्य लोगों का, यदि इनके हाथ में देश की बागडोर आ गई तो फिर यही दुर्दिन रहेंगे, कोई विशेष इसमें परिवर्तन नहीं रहेगा। ये बात शहीद आजम भगत सिंह तो बार बार कहते हैं, उनके साथी भी आप सारे पढ़ोगे तो इस बात को दोहराते हैं। ये स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर शहीद आजम भगत सिंह लाला लाजपत राय को पत्र लिखते हैं और उस पत्र में कहते हैं, जब वो देखते हैं कि लाला जी का झुकाव हिंदूवादी संगठनों की तरफ बढ़ गया है और उन्होंने जो मजदूर और किसानों के मुद्दे थे उनसे थोड़े से पीछे हट गए हैं, तो कहते हैं लाला जी आप क्या चाहते हैं? क्या इस देश के अंदर आप चाहते हैं कि पूंजीवादी जनतंत्र की स्थापना हो? और पूंजीवादी जनतंत्र की एक बार स्थापना हो गई तो इस देश के करोड़ों करोड़ों मजदूर हैं, किसान हैं, उनकी फिर दुर्गति होगी, फिर हम समाजवादी जनतंत्र के लिए लाखों लाखों लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ेंगी और इस तरह से फिर उस पूंजीवादी जनतंत्र से मुक्ति मिलेगी और समाजवादी जनतंत्र की स्थापना होगी, समाजवादी समाज का पुनर्निर्माण होगा। क्या आप ये चाहते हैं? तो कहने का मतलब क्या है कि शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों की एक स्पष्ट राय थी कि इस देश का उद्धार, इस देश की मेहनतकश आबादी को उसका हक केवल समाजवादी क्रांति के माध्यम से, समाजवादी समाज की की रचना हो। ये जो समाज है इसको समाजवादी समाज में रूपांतरित किया जाए, तभी जाकर इस देश की मेहनतकश जनता को उसके हक हकूक मिल सकते हैं। शहीद आजम भगत सिंह चेतावनी देते हैं इस देश के लोगों को कि 1930-31 की बात है ये, कि लगभग 15 साल के अंदर ये देश आजाद हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस का और अंग्रेजों का एक समझौता होगा और सत्ता की बागडोर जिन लोगों के हाथ में आएगी, वो लोग जिस ढंग से हम चाहते हैं कि इस देश के अब मजदूर किसान खुशहाल हो, वो नहीं रह सकता, क्योंकि वो जो जनतंत्र होगा वो पूंजीवादी जनतंत्र होगा। साथियों, आज हमारे दिमाग में एक चीज बैठा दी गई है, कोई भी पूछता है भाई देश में या दुनिया में कौन सी व्यवस्था आज, सभी कहेंगे लोकतंत्र है, जनतंत्र है। ये बहुत धोखे का शब्द है। ये डेमोक्रेसी कौन सी डेमोक्रेसी है? ये पूंजीवादी डेमोक्रेसी है। और दूसरी जी सच्ची डेमोक्रेसी के लिए शहीद आजम भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथी लड़ रहे थे, वो डेमोक्रेसी थी समाजवादी डेमोक्रेसी, समाजवादी जनतंत्र। और पूंजीवादी जनतंत्र का क्या मतलब है कि पूंजो उत्पादन के साधन हैं, जैसे जमीन है, कल कारखाने हैं, जितने भी उत्पादन के साधन जिनसे उत्पादन होता है, वो चंद लोगों के हाथ में धीरे धीरे चले जाते हैं। और समाजवादी जनतंत्र का मतलब क्या है कि आपकी जो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल नहीं होगी और सामूहिकता में आप काम करेंगे और सारी जो आपको सुविधाएं हैं वो आपको सरकार देगी। आपकी योग्यता के मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा और आवश्यकता के मुताबिक आपको उसके पैसे मिलेंगे, सारी वस्तुएं उपलब्ध होंगी, अच्छा आपको जीवन मिलेगा। और ये जो मालिक और मजदूर का जो रिश्ता है, किसी ज़माने में ये
जो स्वामी और दास का रिश्ता हुआ करता, लगभग लगभग वैसा ही आज हो चुका है। इसको पूर्ण रूप से समाप्त करना था, ये था समाजवाद। तो साथियों, इस विचार के लिए उन लोग लड़े और आज वास्तव में ही शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों की बहुत याद आ रही है, जिस जनता के लिए उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दी, हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। इस देश को ये जो शोषणकारी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है, और जो अंग्रेजशाही थी, उससे मुक्त करने के लिए, एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए उन्होंने बड़े से बड़े बलिदान दिए, बड़े से बड़े कुर्बानियाँ दी। लेकिन जिस जनता के प्रति इन शहीदों का, इन महान पुरुषों को बहुत चिंता थी, हरदम जिस जनता के बारे में सोचते रहते थे, जो कमेरे वर्ग के बारे में सोचते रहते थे, आज उस कमेरे वर्ग की हमारे देश के अंदर इतने बुरे हाल हैं कि उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो मित्रों, यहाँ मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपके सामने, और खास करके जो युवा वर्ग है, इस संकट के दौर में आप गहराई से देखिए। हमारे देश में भी बहुत बार इस तरह के प्रश्न उठे कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन क्या है व्यवस्था परिवर्तन? 1975 के अंदर जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आंदोलन चला, उन्होंने भी नारा लगाया, सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, व्यवस्था परिवर्तन। अरे भाई, व्यवस्था परिवर्तन नहीं था, वो तो सत्ता परिवर्तन था। इसी पूंजीवादी चौकटे के अंदर, इसी पूंजीवादी निजाम में एक पार्टी की बजाय दूसरी पार्टी की सरकार बन गई। ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, उसकी जगह वो कुर्सी पर बैठ गया। जैसे शहीद आजम भगत सिंह कहा करते कि यदि इस देश में लॉर्ड इरविन की जगह पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास यदि कुर्सी पर बैठ जाएं तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो वही बात हुई। इसी तरह से हम कई बार ये देखते हैं कि उस पार्टी की जगह दूसरी पार्टी आ गई, उसकी जगह दूसरी पार्टी आ गई, उससे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। तो इस देश के जो नवयुवक हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, आप बड़ी गहराई से, संजीदगी से, शिद्दत से आप देखिए, परिस्थितियों को पढ़िए, आकलन कीजिए कि इतनी सरकारें बदली हैं। ऐसी बात नहीं, कुछ प्रधानमंत्री तो हमारे या मंत्री तो ईमानदार भी रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बावजूद आम जनता के हालात क्यों नहीं बदले? क्योंकि साथियों, वैज्ञानिक रूप से जो शहीद आजम भगत सिंह ने हमारे को समझाया था और उसके साथियों ने समझाया था, और जो कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचार को इस देश की धरती में के ऊपर उन्होंने बढ़ाया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा उन्होंने इस धरती पर दिया था, क्रांति का मतलब समझाया था, व्यवस्था परिवर्तन क्या होती है, जो समाजवादी समाज का हम निर्माण कैसे करें, ये सारी चीजें उनकी लिखतों में हम पढ़ेंगे। और उनको पढ़ के मनन करके इस देश का युवा यदि आगे बढ़ता है, तभी ये जो मेहनत का जनता है, इसके दिन अच्छे आ सकते हैं, वरना इसके दिन अच्छे नहीं आ सकते। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, आज 17 मई को, कि पाकिस्तान विदेशों से अपने नागरिकों को ले आया, अमीरों को ले आया, हवाई जहाज में गरीब छोड़ दिए। ये सार क्यों छोड़ दिए? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि भाई राज है पूंजीपतियों का। जिनका राज होगा उनके प्रति तो उनकी संवेदना होंगी, उन्हीं की चिंताएं होंगी उसके। तो पूंजीवादी जनतंत्र में पूंजीपतियों का हुकूमत होती है, उनकी एक डिक्टेटरशिप होती है। कहने को सिर्फ ये होता है भी एक व्यक्ति एक वोट, राजनीतिक रूप से तो हम समान हो गए, लेकिन जब तक हम आर्थिक रूप से समान नहीं है, सामाजिक रूप से समान नहीं है, तो कैसे हम कह सकते सारे समान हैं? क्या आप स्वयं देखिए, इस देश के जो धन्ना सेठ हैं और इस देश के जो बेचारे रोड पर पड़े हुए दूध को पी रहे हैं, गले हुए केड़े खा रहे हैं, जो अपने बच्चों को पीठ पर लादे हुए अपने अपने प्रांतों में ले जा रहे हैं, वो और ये जो धन्ना सेठ है, क्या वो बराबर हैं? कैसे बराबर हों? ये सारे की सारी जो चीजें हैं, ये बरगलाने के लिए हैं, ये लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हैं, और इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आप देखेंगे हमारी जो केंद्र सरकार है, बजट का, उसका जीडीपी का मतलब क्या होता है कि देश की सारी जनता मिलकर जो धन पैदा करती है, और धन तो श्रमिक वर्ग पैदा करता है, वो लगभग हम 200 लाख करोड़ का धन पैदा करते हैं।
उसमें से इस कोरोना महामारी के चलते और इतनी बड़ी आबादी जो इससे त्रस्त है इन परिस्थितियों से, उनको रोटी के आज लाले पड़े हुए हैं, 1% भी उसमें से इन्होंने नहीं रखा है। जबकि अमेरिका में 10% और जापान में 14% और मलेशिया जैसे देश में भी 3% रखा गया है इस कोरोना महामारी से उभरी हुई परिस्थितियों से निजात पाने के लिए। लेकिन हमारी तो जैसी इस पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर भी एक जो जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी, आज वो बहुत पीछे छूट गई है, ऐसा बिल्कुल हम देख रहे हैं। साथियों, आप व्यवहार से देखो, बातें ये लोग बड़ी बड़ी करते हैं, व्यवहार में क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल देश में क्या है, ये आप सारी चीजें देखें। सारे आंकड़े आते हैं, सारी चीजें आपके सामने होती हैं, नेट पर उपलब्ध हैं। आप सरकार की रिपोर्ट पढ़ के देख लीजिए कि चाहे वो बेरोजगारी की बात है, भूखमरी की बात है, जो बच्चों में कुपोषण की बात है, महिलाओं की स्थिति है, समाज का जो वंचित समुदाय है उस पर अत्याचार और जुल्म की स्थिति है। आप ये देखेंगे कि जो भारत के अंदर ये परिस्थितियां हैं, दुनिया के शायद ही किसी हिस्से में ये परिस्थितियां हैं। इनको आप समझिए और समझने के बाद आप आगे बढ़िए अपने जीवन के अंदर। तो ये शहीद आजम भगत सिंह की जो शिक्षाएं थी, उनका जो दर्शन था, वो किस तरह की आज़ादी चाहते थे, मैंने सारी बात आपके सामने रखी। और इन बातों से बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरह की आज़ादी शहीद आजम भगत सिंह चाहते थे, उस तरह की आज़ादी इस देश को हासिल नहीं हुई। वो चाहते थे कि भूख से आज़ादी, अनपढ़ता से आज़ादी, अंधविश्वास से आज़ादी, वो चाहते थे सामंतवादी विचारों से आज़ादी, पूंजीवाद से आज़ादी, हर आदमी को क्षमता मिले, किसी व्यक्ति की श्रम शक्ति का शोषण न हो, जो काम करे वो अच्छा खाए, निकम्मे लोगों को काम में लगाया जाए, इस तरह का वो राज चाहते थे। और भगत सिंह के सपनों को यदि साकार हमें करना है तो उस विचार को हमने आगे बढ़ाना पड़ेगा। उनकी जो विचारधारा है उसको पहले हमें समझना पड़ेगा, और समझने के बाद हमें उस विचारधारा पर काम करते करते लोगों के साथ मिलजुल कर आंदोलन खड़े करने पड़ेंगे। ये जो इस अन्याय के खिलाफ, असमानता के खिलाफ, ये जो इतनी बड़ी विषमता पैदा हो गई है कि देश के ऊपर के 1% लोगों के पास 73% नीचे के जो लोग हैं उनके बराबर की संपत्ति है। तो आप स्वयं देखिए, एक व्यक्ति के पास इतना आज पैसा है, धन है, कि करोड़ों करोड़ों गरीब लोगों के पास नहीं है। तो आप स्वयं देखिए, तो फिर किस तरह की आज़ादी हुई। मानते हैं कि ये जो हमारे को आज़ादी मिली